हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 स्टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे भी प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बात बता देना चाहते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पेपर 5 पेपर 6 को ऑलरेडी हम लोगों ने जितने भी सारे भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने याद भी कर लिए, उसका हम लोगों ने टेस्ट भी दे दिए। ठीक है, आज हम देखेंगे पेपर 7। ये आपका लास्ट पेपर है। पेपर जो 8 होगा आपका वो कॉलेज में जो होगा वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आपको बस पेपर 7 करना है और आपका एक और पेपर रह गया जीएस पेपर, तो वो भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सिलेबस को अच्छा तरीके से समझ लिया, हमें क्या कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और कौन कौन सा पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी हम लोग को पेपर 8 नहीं पढ़ना है, उसका प्रैक्टिकल होता है, और पेपर 5 पेपर 6 और पेपर 7 को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पेपर 7 का। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आग्नेय चट्टानों का निर्माण एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि भारत में जो आग्नेय चट्टान है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और इसका क्या अभी वर्तमान में महत्व है उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकते हैं कि भारत में आग्नेय चट्टानों का निर्माण एवं महत्व पर प्रकाश डाले। यहाँ विवेचना की जगह पे हटा के प्रकाश डाले दे सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भारत में जो आग्नेय चट्टान के निर्माण के बारे में पूछा गया है तो हम निर्माण के बारे में बताना है और उसके महत्व के बारे में बताना है। हो सकता है आपके महत्व ना भी दे तो वहाँ पे घबराइएगा नहीं, आप पूर्ण रूप से इसका आंसर दे के आइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से समझ लिया है। अब चलते हैं फटाक से इसका आंसर की तरफ। ठीक है, भारत में आग्नेय चट्टानों का निर्माण एवं महत्व। आग्नेय चट्टान उन चट्टानों को कहा जाता है जो मैग्मा या लावा ठंडा होने और जमने से बनती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो भारत में जो आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो वो चट्टान जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो उसमें से मैग्मा निकलता है या फिर लावा निकलता है, और जब लावा ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो एक कह सकते हैं कि एक चट्टान के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक, ये चट्टानों पृथ्वी की आंतरिक प्रतिक्रियाओं से निर्मित होती है और इनका निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। शुरू में ही आपको बताए थे कि ये ज्वालामुखी से इसका विस्फोट होता है, तो लावा के माध्यम से इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे अब और हम बढ़ लेते हैं। भारत में आग्नेय चट्टानों का विशेष भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व है। यानी ये हमारा परिचय था, उसके बारे में आगे हम लोग देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों का निर्माण। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आग्नेय चट्टान का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो भारत में आग्नेय चट्टानों का निर्माण दो प्रमुख प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। तो पहला देख लेते हैं और दूसरा कौन है उसके बारे में भी हम लोग आगे देख लेंगे। तो जो पहला जो हमारा निर्माण होता है यानी प्लूटोनिक यानी अंतर्भेदी चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी की गहराई में धीरे धीरे ठंडा होकर जमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्भेदी चट्टानें का निर्माण करती है, यानी चट्टानें ये बनाती है। ठीक है, इन चट्टानों में क्रिस्टल बड़े होते हैं क्योंकि इन्हें ठंडा होने में अधिक समय मिलता है। यानी इसमें जो होता है इसमें क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं, तो इसका कारण भी है क्या है, तो इसे ठंडा होने में अधिक समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही ये ठंडा हो जाता है, वो उसमें महीना दिन भी लग सकता है, साल भर भी लग जाता है ना ठंडा होने में। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। ग्रेनाइट और गेब्रो इसका उदाहरण है। ठीक है, भारत में ग्रेनाइट राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखीय चट्टानें। ठीक है, जिसे हम बहिर्वृधि भी कहते हैं। जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है तो उसे बहिर्वृधि चट्टानें बनती है। इन चट्टानों के क्रिस्टल छोटे होते हैं क्योंकि यह तेजी से ठंडी होती है। यानी इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होती है, छोटी होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, तेजी से यानी तीव्र गति से ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो बेसाल्ट और ओब्सिडियन इसके प्रमुख उदाहरण है। देखिए हम जिस प्रकार से आपको हम बता रहे हैं उसी प्रकार एग्जाम में भी लिखेगा उदाहरण के साथ, ताकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो उन्हें ये ना लगे कि एकदम अच्छा तरीका से आप लिखे हैं, अपने मन से लिखे हैं, और ये जो क्वेश्चन है जो आंसर है आपको एकदम किताब से लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इधर से गेस्ट पेपर में आपको हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं, आप जो गेस्ट पेपर लिए भी होंगे कोई बच्चे या फिर दोस्त से मांग के देख लीजिएगा, ये गेस्ट पेपर में कितना बहुत मतलब लेंदी तरीका से समझाया गया है, और हम आपको एकदम इसमें जो होता है ना इजीली तरीका से आपको हम समझाते रहे हैं, और आप इससे लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर खुश होकर आपका फुल मार्क्स आपको देंगे भी। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे।
भारत में बेसाल्ट की व्यापक उपस्थिति दक्कन ट्रेप में देखी जा सकती है। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, भारत में आग्नेय चट्टानों का वितरण। यानी अब हम देखेंगे कि भारत में जो आग्नेय चट्टान का वितरण यानी किस किस राज्य में है और ये इसका क्या क्या इसके कार्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा पहला आता है दक्कन ट्रैप। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है जो मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यानी ये आपको 4 राज्य में फैला हुआ है। कौन कौन? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, यह बेसाल्टिक लावा के फैलाव से बना है और लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी इसकी आयु की अगर बात करें तो ये काफ़ी पुराना है। आप देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि 6.5 करोड़ वर्ष ये पुराना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्रेनाइट क्षेत्र। ठीक है, तो राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड में ग्रेनाइट की उच्च मात्रा पाई जाती है। जो ग्रेनाइट किसे कहते हैं? तो ग्रेनाइट आप लोग देखे होंगे, टाइल्स वगैरह जो होता है, मार्बल वगैरह होता है, तो वो उसका मतलब एक कह सकते हैं, एक उसका उदाहरण है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर और बांसवाड़ा जिले में ग्रेनाइट के प्रमुख उत्पादक हैं। यानी इसका जो टाइल्स वगैरह होता है, तो आप लोग देखे होंगे जितना भी बड़े बड़े कंपनियां जैसे कजरिया हो गया है ना, बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो कहाँ पे स्थित है? तो आप देखिएगा वो भारत के राजस्थान में ही वो राज्य में उपस्थित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको वहाँ पे ऑलरेडी है, उसको बस कटिंग वगैरह करके, मतलब उसका शेप वगैरह देके थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह करके उसको हम लोग बेच देते हैं, मार्केट में उतार देते हैं लोग अपना ब्रांड चिपका के, और वो चलता भी है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। अगला हम देख लेते हैं, अन्य क्षेत्र भी हैं। तो अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश में आग्नेय चट्टानों के कई रूप पाए जाते हैं जो खनिज संपदा से भरपूर है। यानी जो राजस्थान में वो टाइल्स के लिए है, और जो इधर जो है झारखंड में आप देखे होंगे, आपका पड़ोसी राज्य है, तो उसमें क्या है, आज बिहार से अधिक उसमें उत्पादक फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कच्चा माल है। ठीक है, जिसके कारण खनिज संपदा पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और जिसके कारण जहाँ खनिज संपदा रहेगा वहाँ पे ही फैक्ट्री का लगता है ना, तो इसलिए वहाँ पे अधिक फैक्ट्री वगैरह बैठा हुआ है। ठीक है, तो अन्य क्षेत्र के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देख लेते हैं भारत में आग्नेय चट्टानों का महत्व क्या है उसके बारे में। ठीक, खनिज संपदा का स्रोत। आग्नेय चट्टानों से कई प्रकार की खनिज मिलते हैं, जैसे लौह अयस्क। यानी ये जो लौह अयस्क सबसे अधिक हमें कहाँ मिलता है? तो ये झारखंड और उड़ीसा राज्य में हमें सबसे अधिक मिलता है। उसके बाद बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट कहाँ हमें मिलता है? तो वो हमको मिलता है छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ठीक है, अगर बात करें तांबा की तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका बहुत ज़्यादा भंडार पाया गया है भारत में। ठीक है, ये 3 जो आपको लौह अयस्क हो या फिर बॉक्साइट हो या तांबा हो, ये आपको ये राज्य में मिलते हैं। ठीक है, 6 राज्य में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कृषि में योगदान। कृषि में योगदान किस प्रकार से है उसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। तो बेसाल्ट से बनने वाली रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यानी रेगुर मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? काली मिट्टी हम लोग कहते हैं। और काली मिट्टी किसके लिए खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। ठीक है, जो कपास बाजार में काफ़ी महंगा भी मिलता है ना। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में व्यापक रूप में पाई जाती है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, हम लोग के यहाँ तो लगभग लगभग सारे मिट्टी देखने को मिलते हैं हमारे बिहार में, लगभग लगभग। ठीक है, उसके बाद भवन निर्माण एवं वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी कठोर चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण, सड़क निर्माण और मूर्तिकला में किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में ही आपको हमने बताया है ना कि घर वगैरह में उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो मूर्तिकला में भी प्रयोग किया जाता है। जितने भी ये मूर्तिकला वगैरह चट्टान, जितना भी मतलब पत्थर वगैरह काम होता है, इसका कह सकते हैं भारत में एक ही गढ़ है, वो है राजस्थान। ठीक है, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा तरीका से इसका कलाकारी भी किया जाता है और इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट का उपयोग मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद भूवैज्ञानिक महत्व इसका क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और विकासों को समझने में सहायक होती है। ज्वालामुखी क्षेत्रों के अध्ययन से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों की भविष्यवाणी में सहायता मिलती है। यानी कहने का अर्थ है भूवैज्ञानिक में भी इसका काफ़ी ही महत्व है, क्योंकि इसमें ज्वालामुखी विस्फोट की भविष्यवाणी किया जा सकता है। उसके बाद अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं औद्योगिक उपयोग। यानी इसका उपयोग औद्योगिक उपयोग में किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रेनाइट और आग्नेय चट्टानों का उपयोग टाइल्स, स्मारकों, पुल और रेलवे ट्रैकों में
किया जाता है। बेसाल्ट का उपयोग कंस्ट्रक्शन उद्योगों में किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इससे हम लोगों को काफ़ी पैसा वगैरह का भी नफा है ना, अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत अच्छा हम लोग का असर भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए टाइल्स वगैरह हो गया है ना, स्मारक हो गया, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से लाते हैं, राजस्थान में। तो इसका औद्योगिक उपयोग भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोगों ने औद्योगिक उपयोग भी हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा लास्ट में जो बचता है वो बचता है निष्कर्ष, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग निष्कर्ष भी इसका लिख दीजिएगा, यानी ये जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में आगन्य चट्टानों न केवल भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि खनिज संपदा, कृषि उद्योग और वास्तुकला में भी इनका विशेष योगदान है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा ही था कि किस प्रकार से कृषि में इसका काफ़ी भूमिका अच्छी थी, खनिज संपदा में किस प्रकार से थी, वास्तुकला में भी इसकी क्या किस प्रकार से योगदान थी। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से ऊपर समझ लिए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप और ग्रेनाइट के विशाल भंडार भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिरता में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनका सतत उपयोग एवं संरक्षण आवश्यक है, ताकि भावी पीढ़ियों को भी इनका लाभ मिल सके। यानी कहने का अर्थ है कि इसको हम बहुत अच्छा तरीका से हम उपयोग करें और संरक्षण की दृष्टि से भी करें, इसका ज़्यादा उत्खनन करके हम इसे अपना जो संसाधन है उसे नष्ट ना करें, ताकि ये संसाधन है। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि ये इसका एक लिमिट है कि इतना दिन के बाद 10 साल नहीं, 100 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, या 500 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसका अच्छा तरीका से हम लोग उपयोग करें, ताकि ये हमारे जो आने वाले पीढ़ियाँ है वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 7 का बहुत अच्छा तरीका से हम लोगों ने समझ लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसके बारे में आज ही हम बता दे रहे हैं कि भारत में विंध्यन क्रम के वर्गीकरण एवं महत्व संबंधित विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में, एक मिनट पेन ले लेते हैं, भारत में विंध्यन क्रम के वर्गीकरण एवं महत्व संबंधी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी बताना है कि जो भारत में विंध्यन क्रम जो है, ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ था, और इसका वर्गीकरण हुआ तो इसका महत्व क्या है। देखिए, भारत में कुछ भी पाया जाता है तो उसका वर्गीकरण किया जाता है, या फिर उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि भारत में विंध्यन क्रम के वर्गीकरण एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो विंध्यन क्रम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संरचना मुख्य रूप से मध्य भारत में स्थित है और मुख्यतः अस्वादित चट्टानों से निर्मित है। इसका निर्माण प्रोटोरोजोइक युग यानी लगभग 1600 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं ये कितना पुराना है। विंध्यन क्रम की चट्टानें भारत की भूगर्भीय एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण है उसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे। आगे सबसे पहले हम इसका विंध्यन क्रम का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, जिस तरीका से मैं टॉपिक वाइज टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग भी लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, विंध्यन क्रम का वर्गीकरण। भूवैज्ञानिकों ने विंध्यन क्रमों को 2 प्रमुख उपवर्गों में विभाजित किया है। पहला हम लोग देख लेते हैं निचला विंध्यन। यह पुरानी और अधिक कठोर चट्टानों से बना होता है, मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल और कंगालोमरेट से निर्मित है। इसकी चट्टानें अधिक संकुचित और दृढ़ होती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विस्तृत है। यानी जो निचला विंध्यन है ये किस किस राज्य में फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसका विस्तार है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ऊपरी विंध्यन। यह अपेक्षाकृत कम संकुचित और नवीन चट्टानों से बना है। इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल की उपस्थिति देखी जाती है। यानी इसका जो निर्माण हुआ है इसमें मुख्य जो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। यह चट्टानें भूगर्भीय दृष्टि से कम परिवर्तित हुई है। यह मुख्यतः मध्य भारत के विंध्यन पर्वत क्षेत्र में फैली हुई है। अब इसका दूसरा हेडिंग डालेंगे, भारत में विंध्यन क्रम का वितरण। ठीक है, तो विंध्यन क्रम मुख्य रूप से भारत के मध्य भागों में विस्तृत है। इसके प्रमुख विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो विंध्यन पर्वत का मुख्य भाग इसमें स्थित है। उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर, सोनभद्र और चित्रकूट क्षेत्र में ये पाया जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कोटा, बिंदु और चित्तौड़गढ़ जिला में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो रायगढ़, बिलासपुर और
अंबिकापुर क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम बिहार की बात करें तो कैमूर के पहाड़िया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विंध्ययन क्रम का महत्व, यानी इसका महत्व क्या है उसके बारे में। ठीक है, खनिज संपदा का स्रोत। विंध्ययन क्रम में कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं जो औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर का ये क्या है तो सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग होता है, यानी प्रयोग इसका होता है। ठीक है, डोलामाइट इस्पात उद्योगों में सहायक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है डोलामाइट का। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे अगला जो ये है तत्व फास्फेट, उर्वरक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। संगमरमर तो राजस्थान में विंध्ययन क्रम से प्राप्त होता है। बालू पत्थर की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण भवन निर्माण और मूर्तिकला के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके कृषि में योगदान, यानी कि इसका किस प्रकार से विंध्ययन चट्टानों के कृषि में योगदान है उसके बारे में। ठीक है, तो विंध्ययन चट्टानों से क्षय के कारण लाल और काली मिट्टी का निर्माण होता है जो कृषि के लिए उपयोगी होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विंध्य क्षेत्र की मिट्टी गेहूं, दालों और तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी इसका जो मिट्टी होता है वो क्या क्या चीज़ के लिए फेमस है तो गेहूं, दाल और तिलहन के लिए इसका भूमि काफ़ी ही अच्छा पैदावार करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भूवैज्ञानिक महत्व, यानी इसका वैज्ञानिक तौर पे इसका क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो विंध्ययन क्रम की चट्टानें भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीवाश्मों की उपस्थिति कम पाई जाती है। यह चट्टानों पृथ्वी के पुराने अस्वादिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। यह भारत के प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कहने का अर्थ है ये कितना मतलब पुराना है ये भी प्रस्तुत करता है, और इसमें जो पाए जाते हैं इसमें जीवाश्म की उपस्थिति एकदम ना के बराबर एकदम कम पाई जाती है। ठीक है, ये तो समझ गए। अब हम लोग आखिरी टॉपिक पे पहुंच रहे हैं जिसका नाम निष्कर्ष है। ठीक है, निष्कर्ष आप लोग एग्जाम में जरूर से जरूर लिखिएगा क्योंकि आपने क्या ऊपर लिखा है निष्कर्ष में पता चल जाता है। ठीक है, तो विंध्ययन क्रम में भारत की भूगर्भीय संरचना एक महत्वपूर्ण भाग है जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत की समृद्धि में योगदान करता है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है और भारत की खनन और निर्माण उद्योगों के लिए आधार प्रदान करता है। इसके सतत उपयोग और संरक्षण से भारत की प्राकृतिक संपदाओं का संतुलन विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये 2 नंबर क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 एज टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आइए फटाफट हम लोग समझते हैं। ठीक है, भारत में छोटा नागपुर उच्च भूमि के भौगोलिक उद्भव की व्याख्या कीजिए, यानी छोटा नागपुर के बारे में हमको बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट अब हम इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। छोटा नागपुर उच्च भूमि भारत की एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय संरचना है जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। यानी इस राज्य में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है तो झारखंड में फैला हुआ, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ, उड़ीसा में फैला हुआ, बिहार में फैला हुआ तथा छत्तीसगढ़, यानी टोटल अगर हम बात करें तो ये 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है और इससे बहुमूल्य खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसका भूगर्भिक उद्भव अत्यंत जटिल है जो विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं, चट्टाने की संरचनाएं और विवर्तनिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि बहुमूल्य खनिज संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं छोटा नागपुर को उच्च भूमि के भूगर्भिक निर्माण आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो आगे इसके बारे में इतिहास में हम जानेंगे। यहाँ पे टॉपिक हम लगाते हैं छोटा नागपुर के उच्च भूमि का भौगोलिक निर्माण। ठीक है, पहला जो टॉपिक होगा हमारा जो है भूगर्भिक युग का विकास। ठीक है, छोटा नागपुर उच्च भूमि का निर्माण मुख्य रूप से आर्कियन युग में हुआ जो लगभग 2500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यानी आज से 2500 वर्ष मिलियन, आप सोच सकते हैं कितना पहले इसका निर्माण हुआ था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से आग्नेय और कैंतरित चट्टानों से निर्मित है जो इसे भारत के सबसे प्राचीन भूभागों में से एक बनाता है। अब 2500 मिलियन वर्ष पूर्व है तो वो काफ़ी ही बनावे करेगा, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ही अपने आप में एक बहुत ही महत्व अपने आप में रखता है। 2500 वर्ष मिलियन, आप सोच कर ही देखिए कि कल्पना ही कीजिए 2500 वर्ष मिलियन यानी कितना, मतलब कह सकते हैं ये आदिमानव
का समय से पहले का ही ये कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस क्षेत्र का विकास कई भूवैज्ञानिक परिवर्तनों, महाद्वीपीय विस्थापन, ज्वालामुखी गतिविधियों और विवर्तनिक घटनाओं से प्रभावित हुआ है, तब इसका निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं चट्टानों की प्रकृति किस प्रकार से है। तो छोटा नागपुर उच्च भूमि के चट्टानों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे यानी यहाँ की अगर हम बात करें छोटा नागपुर में, तो यहाँ 3 प्रकार के चट्टान पाई जाती है। तो देखते हैं पहला कौन सा चट्टान है। तो ये हमारा पहला जो होगा अगन्य चट्टान। तो अगन्य चट्टान क्या होता है, तो ग्रेनाइट, ग्रोवो और डोलराइट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह चट्टान ने प्लेटफॉर्म टेक्टोनिक्स के दौरान मैग्मा के ठंडा होने से बनी है। ठीक है, अब दूसरा जो देख लेते हैं, यह है कांतरित चट्टानें। ठीक है, गिन्स, क्वार्टाजाइट और संगमरमर प्रमुख रूप से पाई जाती है इसमें। ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण उच्च तापमान और दबाव के कारण हुआ है। यानी इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो वहाँ हाई टेम्परेचर और उच्च प्रेशर के कारण, यानी हाई प्रेशर के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तीसरा अब हम देख लेते हैं। तो तीसरा ये हमारा रहा अस्वादी चट्टान। इसमें पाया जाता है बलुआ पत्थर, कंकड़ शैल, ठीक है, और चूना पत्थर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये हमारा रहा है, ये मुख्य रूप से नदियों और झीलों के अवस्वादों से बने हैं। ठीक है, विवर्तनिक गतिविधियां और संरचनाएं के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर उच्च भूमि की संरचना गोंडवाना भूखंड के टूटने से प्रभावित हुए। यह क्षेत्र विभिन्न भ्रशों, दरारों से भरा हुआ है जो इसे भूकंपीय रूप से संवेदनशील बनाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि भूकंप का कुछ ज़्यादा ही आता है। ठीक है, इसे शरीर से उठी हुई पुरानी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है क्योंकि यह समय के साथ साथ अपरदन का कारण समतल हो गया है। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं। छोटा नागपुर उच्च भूमि के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्र हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया था किस किस राज्य में फैला हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा अब हम लोग देख लेते हैं ये किस किस राज्य में किस प्रकार से फैला हुआ है। तो रांची पठार, यह इस उच्च भूमि का सबसे ऊंचा भाग है जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। यहाँ पर कई जलप्रपात पाए जाते हैं जैसे हुंड्रू जलप्रपात इसके उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है हजारीबाग पठार। ये कहाँ है, तो यह क्षेत्र घने वनों और खनिज संसाधनों से भरपूर है। कोयला खनन और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ है, तो ये भी झारखंड में ही है। ठीक है, कोंडरामा पठार कहाँ है, तो इसे माइका नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अब्रक का विशाल भंडार है। ठीक है, डाल्टनगंज पठार क्या है, तो ये पश्चिमी भाग में स्थित है और मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टाने से बना हुआ है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर उच्च भूमि की भूगर्भिक महत्व, यानी इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व मुख्य रूप से खनिजों का संसाधनों का भंडार। जैसे आगे ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण रखता है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों रखता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, खनिज की मात्रा काफ़ी ही ज़्यादा है। तो छोटा नागपुर उच्च भूमि भारत के सबसे समृद्ध खनिजीय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ विभिन्न महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं जैसे लौह अयस्क। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसे शिव भूमि सरायकेला में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कोयला की अगर बात करें तो झरिया, बोकारो तथा रामगढ़ में पाया जाता है। तांबा की अगर बात करें तो हजारीबाग तथा शिव भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है, अब्रक की अगर हम बात करें तो कुंडरामा तथा गिरिडीह में पाया जाता है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो ये पलामू, गुमाला में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जल स्रोत का विकास। छोटा नागपुर उच्च भूमि से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल और बराकर। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, ये छोटा नागपुर से निकलता है। ठीक है, ये नदियों से जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई में मदद मिलती है, यानी डैम के द्वारा इसे बिजली भी उत्पादन हम लोग करते हैं। ठीक है, औद्योगिक और आर्थिक महत्व की दृष्टि से ये किस प्रकार से है, तो यहाँ उपलब्ध कोयले और लौह अयस्कों के कारण यहाँ पे है, आपको बताते यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ उपलब्ध कोयले और लौह अयस्क के कारण बोकारो और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं। अब्रक और बॉक्साइट खनन में से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान मिलता है। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये हमारा रहा भूगर्भीय और पर्यावरणीय चुनौतियाँ किस प्रकार से मिलती है, आइए हम देख लेते हैं। तो भूकंपीय संवेदनशीलता। छोटा नागपुर उच्च भूमि में कई भ्रश रेखाएं मौजूद है जिससे यह भूकंप प्रवण क्षेत्र बन जाता है। खनन से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो अधिक
खनन के कारण भूजल स्तर में गिरावट हो रही है। भूमि क्षरण और वनों की कटाई से जैव विविधता को खतरा है। ठीक है, जल प्रदूषण और अपरदन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कोयला खनन और अन्य खनिज उत्खनन के कारण नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है। जंगलों की कटाई के कारण मिट्टी का अपरदन बढ़ गया है, यानी मानव अपना उपयोग में लाने के लिए जंगल को काफ़ी ही मात्रा में काट रहा है। और जंगल को अगर हम लोग काटते हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होने से टाइम पर जो हो कह सकते हैं बारिश नहीं होता, बहुत सारा लॉस है। तो इसलिए हम लोग जितना भी हो सके पेड़ पौधे को ना काटें। ठीक है, जितना हो सके आप लोग भी प्रयास कीजिए कि उस पेड़ पौधे को हम भी लगाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला आखिरी टॉपिक पर हम लोग पहुंच गए हैं। इसका निष्कर्ष अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में बताया गया है कि छोटा नागपुर उच्च भूमि भारत की एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय संरचना है जो प्राचीन चट्टानों, खनिजों और संपदा और औद्योगिक विकास के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण कई भूगर्भीय घटनाओं और विवर्तनिक हलचलों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों दोहन और पर्यावरणीय संतुलन के बीच समन्वय बनाए रखने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि इसके संसाधनों को सतत और वैज्ञानिक रूप से उपयोग किया जाए तो यह भारत की आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो ये आप रहा इसका निष्कर्ष। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ऑल इन 84 जन टॉपर बैच के साथ। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, एक और बात आपको बताना था कि आपको पेपर 5 पेपर 6 कंप्लीट करा दिया गया है तो आप उसे फटाफट रिवीजन भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि पेपर 7 पे आप भिड़े हुए हैं, वैसा नहीं कीजिएगा। पेपर 5 और पेपर 6 को भी देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 ऑन इस टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे भी प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का क्वेश्चन ये हमारा रहा। पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अरावली का भौगोलिक उद्भव का परीक्षण कीजिए। यानी आपको बताना है कि अरावली जो पर्वतमाला है उसका भौगोलिक उद्भव किस प्रकार से हुआ था, उसी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि अरावली की भौगोलिक उद्भव पर प्रकाश डालें। यहाँ परीक्षण की जगह पे प्रकाश डालें। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अरावली के बारे में अगर हमसे पूछा जा रहा है, भौगोलिक गुण के बारे में पूछा जाए या फिर उद्भव के बारे में पूछा जाए, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अरावली जहाँ भी दिखे फटाक से इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीके से समझ लिए हैं। अब आइए फटाफट इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, यानी इस राज्य में ये फैला हुआ है। किस किस राज्य में? तो आपका राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका उद्भव भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की उन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है जिनका निर्माण प्लेट विवर्तनिक और भूगर्भीय परिवर्तन के कारण हुआ। वर्तमान में यह एक अपक्षयित और अवशिष्ट पर्वतमाला है, यानी इसकी जो श्रेणी है वो अवशिष्ट पर्वतमाला के श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम फटाफट अगला टॉपिक देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का भूगर्भीय उद्भव, यानी किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे निर्माण कला और भूगर्भीय प्रक्रिया। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण प्राकैम्बियन युग में हुआ जो लगभग 2500 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है, इसका निर्माण मुख्य प्लेट विवर्तनिक के तहत हुआ जब भारतीय प्लेट के टकराव और सुप्राचीन चट्टानों के संकुचित होने से यह पर्वत श्रृंखला बनी। यानी इसका निर्माण की अगर बात किया जाए तो ये प्लेट टकराने के कारण ही इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला तब बनी जब दो पुरानी प्लेट दक्कन क्रेटन और सिंधु क्रेटन के बीच संकुचन हुआ और प्राचीन जमीनी चट्टानें ऊपर उठ गई। यानी दो प्लेट जब टकराएं आपस में, आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये आपका हो गया कौन सा, ये जैसे यहाँ पे लिखा है तो दक्कन का जो है वो ये हो गया प्लेट। ठीक है, और जो सिंधु का है ये हो गया। तो अब ये दोनों आपस में आते, आप प्लेट तो जानते हैं कि तरतर है। ठीक है, तो ये भी आया ये भी आया, तो दोनों धीरे 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 ये आपस में एक बार टकरा गए। तो यहाँ जो भी मट्टी था तो वो आपको ऐसे उठ गया। ठीक है, और यही पठार का रूप धर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है?
अरावली का अपरदन और वर्तमान स्वरूप किस प्रकार से है, आइए उसी के बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो लाखों वर्ष की अपरदन और अपक्षय के कारण इसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई है, यानी इसका अपरदन के कारण और अपक्षय के कारण इसकी जितना पहले हाइट थी उतना अब हाइट नहीं रह गया है, अब जो है पहले से हाइट थोड़ा छोटा हो गया है। ठीक है, पहले यह एक बहुत ऊंची पर्वतमाला थी, लेकिन अब यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची हुई है। वर्तमान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यानी कहने का अर्थ है कि 1722 मीटर है। पर्वत कितना भी छोटा हो जाए, ऐसा आपको नहीं है कि पर्वत पहले इतना इतना बड़ा था और आज के टाइम में वो 10 फीट का हो जाए। पर्वत पर्वत होता है, कितना भी उसका अपरदन क्यों ना हो जाए, है ना, विलुप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं 1722 इसकी अभी ऊंचाई है, यानी सबसे अगर ऊंची अगर बात किया जाए चोटी की तो गुरु शिखर है, ये जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कभी अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर इस पर्वत पे भ्रमण करने जरूर जाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भूगर्भीय संरचना और चट्टानों की प्रकृति। अरावली पर्वत माला मुख्यतः 3 प्रकार के चट्टानों से बनी हुई है। तो सर्वप्रथम देखते हैं आग्नेय चट्टान, इसमें जो पाई जाती है ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानें यहाँ पाई जाती है। दूसरा जो है हमारा क्यांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, तो गिन्स क्वार्टरजाइट और संगमरमर के प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और स्वादी चट्टानों में तो इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के जमाव भी देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम मौलिक महत्व के बारे में हम लोग आइए जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो खनिज संसाधनों का स्रोत अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जैसे संगमरमर ये मकराना राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तंबा की अगर बात करें तो खेतड़ी राजस्थान में इसका काफ़ी ही बड़ा भंडार है। सीसा और जस्ता की अगर बात किया जाए तो ये भी ज्वार राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का अगर बात किया जाए तो निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, भूगर्भीय चुनौतियाँ और इनमें संरक्षण का उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है उसी के बारे में। ठीक है, तो खनन एवं अतिक्रमण की समस्या है। अवैध खनन और निर्माण कार्यों के कारण अरावली पर्वतमाला को गंभीर क्षति हो रही है। हरियाणा राजस्थान में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ रहा है। जल का स्रोत का भी कमी इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ की नदियाँ जैसे बानस, साबरमती, लूनी मौसमी और गर्मियों में सूख जाती है। ठीक है, अब जहाँ पे आपको बता दें, जहाँ अगर वन नहीं रहेगा वहाँ ऑलरेडी है कि वहाँ पे पानी की कमी देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। अब संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसके आइए अब हम लोग देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया है, यानी जो रजिस्टर्ड सरकार के द्वारा जो संस्थाएं हैं उसी के द्वारा खनन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, सरकारी खनन में और प्राइवेट खनन में क्या अंतर होता है, तो सरकारी खनन में उसमें लिमिट बनाया गया है कि आप 5 मीटर से गहरा आप नहीं खोद सकते हैं, लेकिन ऐसा प्राइवेट में नहीं देखता है। वो लोग क्या करते हैं अपने फायदा के लिए, वो 5 फीट क्या वो 50 फीट भी क्या करते हैं वो खोद देते हैं, भले उससे नुकसान हो उनको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो गैर कानूनी इसी को कहा जाता है। ठीक है, यानी अपने सुविधा के लिए प्रकृति को जितना भी दोहन हो सके करते हैं लोग वो लोग। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा राजस्थान सरकारें वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम चल रही है। पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए अरावली क्षेत्र को संरक्षित करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, निष्कर्ष। देखिए आपको कितना आसान तरीका से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ भी लिया और हम लोग एकदम आखिरी छोर पे भी हम लोग आ गए। ठीक है, और जैसे जैसे हमने टॉपिक वाइज टॉपिक बताया है वैसे वैसे एग्जाम में लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो उनको समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं दाल भात एक में ही सौन के नहीं उनके सामने पेश कीजिएगा, थोड़ा अलग अलग मटेरियल दीजिएगा तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। और जब उनको अच्छा लगेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए वो बात छोड़ते हैं, अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे। तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका भूगर्भीय उद्भव प्लेट विवर्तनिक और भूगर्भीय हलचलों के कारण हुआ है। यह पारिस्थितिक जलवायु और खनिज संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अवैध खनन, वन कटाई और शहरीकरण के कारण यह संकट है। अतः इसके सतत संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि यह पर्वत श्रृंखला अपनी प्राकृतिक और भौगोलिक भूमिका को निभाती रहे। ठीक है,
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे टॉपर बैच के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी पेपर 7 के वे सारे भी प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारा यह रहने वाला है कि भारतीय भूगर्भ विज्ञान में सहसंबंध के सिद्धांतों पर टिप्पणी लिखें। यानी बताना है कि जो भारतीय जो भूगर्भ विज्ञान है उसका सहसंबंध सिद्धांत कौन कौन से है, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि भारतीय भूगर्भ विज्ञान में सहसंबंध सिद्धांतों पर अपना विचार प्रस्तुत करें। यहाँ टिप्पणियाँ जो लिखा है वहाँ पे बोल देगा विचार प्रस्तुत करें। या फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि भारतीय भूगर्भ विज्ञान में सहसंबंध सिद्धांत पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाएं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर क्या रखना है। तो बस कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि हमसे पूछा जा रहा है भूगर्भ विज्ञान के सिद्धांत के बारे में, तो हम इसका आंसर फटाक से हम लोग लिख दें, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ लिए हैं। अब आइए फटाफट बेहतरीन तरीका से अब हम इसका आंसर भी हम लोग क्या करते हैं, लोग समझ लेते हैं लोग। तो सहसंबंध भूगर्भ विज्ञान एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उपयोग चट्टानों, भूगर्भीय घटनाओं और विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं के अध्ययन में किया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो इसका अध्ययन को क्यों किया जाता है, तो इसमें ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। भौगोलिक स्थिति जैसे चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर जो चट्टान के अंदर जो पाई जाती है वो कौन कौन से तत्व हैं, है ना, वो उसमें कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, वो सारी चीज़ों को अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। यह सिद्धांत भौगोलिक रूप से अलग अलग स्थानों पर स्थित चट्टानों और स्वादों चट्टानें जो होती हैं, ठीक है, खनिज संसाधनों और संरचनाओं के समय अनुसार सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। भारतीय भूगर्भ विज्ञान में यह भी सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भारत की भूगर्भीय संरचना और विकास को समझने में मदद करता है। यानी किस प्रकार से भारत में जो है चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, ये चट्टानें जो पाई जाती है उसी में सारे खनिज संसाधनें पाई जाती है, तो ये काफ़ी ही हमें सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो हम लोग एक इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, सहसंबंध के सिद्धांत की परिभाषा। तो सहसंबंध का अर्थ है कि अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली चट्टानों या संरचनाओं के बीच स्थापित करना ताकि यह समझा जा सके कि वे ही एक समय अवधि में बनी है। ये विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत विकसित हुई है। यह सिद्धांत निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित होता है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से पहलू हैं जिस पे ये सिद्धांत आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसमें 4 जो है पहलू हैं जिसके आधार पर ये आधारित है। पहला देखते हैं चट्टानों की संरचना और संरचनात्मक विशेषताएं, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा हमारा जीवाश्मों की समानता। तीसरा जो हो जाएगा खनिज संरचनाओं का मिलान। तथा चौथा हो जाएगा हमारा क्या, आइसोटोप डेटिंग, ठीक है। अब हम ये तो 4 जो पहलू हैं वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, जिसमें बताया गया है भारतीय भूगर्भ विज्ञान में सहसंबंध का महत्व, यानी ये किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं भारतीय भूगर्भ संरचनाओं की समझ। तो यहाँ पे है, भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के चट्टानों और संरचनाएं पाई जाती है। सहसंबंध के अध्ययन में वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि कौन सी चट्टानों जो है, ठीक है, एक ही समय बनी है और उसका निर्माण किन किन प्रक्रियाओं से हुआ है। यानी इसका जो होता है कि वो लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, आप लोग भी जब पीएचडी कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग भी साइंटिस्ट की श्रेणी में आ जाइएगा। तो आप लोग भी क्या करने जाइएगा, रिसर्च करने जाइएगा कि ये जो पर्वत है ये कितनी पुरानी है, ठीक है, इसका किन किन कारणों से इसका निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है इसके अंदर हो सकता है इनमें कौन कौन सी तत्व, अगर पुरानी है तो इसमें कौन कौन सी तत्व हैं, इससे हम लोग को क्या फ़ायदा हो सकती है ना, ये अन्य जानकारियाँ इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय भूगर्भीय कालक्रम की स्थापना। भारत के विभिन्न भूगर्भीय युगों जैसे धारावर, विंध्ययन, सतपुड़ा और गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अध्ययन में सहसंबंध सिद्धांत मदद करता है। यानी ये चट्टान जो बताए हैं, ठीक है, धारवाड़ा हो गया, विंध्य हो गया, ठीक है, सतपुड़ा हो गया तथा गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है इसके अंतर्गत सहसंबंध सिद्धांत के अंतर्गत ही इसके बारे में पता लगाया गया है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों को जीवाश्मों की समानता के आधार पर सहसंबंध स्थापित कर अलग अलग राज्यों में पहचाना गया है। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो गोंडवाना समूह, ठीक है।
यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये हमारा रहा, ठीक है, खनिज संसाधनों की खोज में सहायक। भारत में कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट और अन्य खनिजों के भंडार का पता लगाने में सहसंबंध के सिद्धांत सहायक होता है। यानी हमने आगे ही बताया है, इसमें रिसर्च किया जाता है। तो ये इसमें जो रिसर्च किया जाता है, तो इसमें क्या रिसर्च किया जाता है, तो इसमें जो हमारा जो पठार है या पहाड़ है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं आपको आगे ही बताए थे, है ना। तो उसमें देखा जाता है भारत में जो कोयला अयस्क है कि नहीं, तांबा है इसके अंदर है कि नहीं, अगर है तो इसको उत्खनन किया जाए, है ना। बॉक्साइट अन्य खनिज भंडार का पता इसमें लगाया जाता है। उदाहरण के तौर की अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर आप झारखंड ले सकते हैं, उड़ीसा ले सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली लौह अयस्क के निक्षेपों का सहसंबंध किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। भूकंप और विवर्तनिक गतिविधियों का अध्ययन। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। ये आपको जनरल कंपटीशन में भी कई प्रकार से पूछे जाते हैं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से ही हिमालय का क्या हुआ था, वो निर्माण हुआ था, ठीक है। और आज भी यह क्षेत्र सक्रिय विवर्तनिक गतिविधियों का केंद्र है। आप लोगों ने बचपन में जब होंगे तो आप लोग सुने होंगे कि जो माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, हिमालय है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848, लेकिन अभी वर्तमान में जब पढ़िएगा तो वो 8,850 हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, वो अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि इसका जो पता लगाया जाता है इसी के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सहसंबंध के माध्यम से वैज्ञानिक यह अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र भूकंप प्रभाव है, ठीक है। सहसंबंध स्थापित करने की विधियाँ, यानी इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वह होगा स्तरीय सहसंबंध, ठीक है। इसमें चट्टानों की संरचना और उनके परतों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ये आपका हो जाएगा विंध्यन क्रम और गोंडवाना क्रम का अध्ययन, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा जीवाश्म सहसंबंध। तो इसमें क्या होता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं उदाहरण के तौर के साथ, ठीक है। यदि दो अलग अलग क्षेत्रों में एक ही प्रकार के जीवाश्म मिलते हैं तो यह माना जाता है कि वे एक भूगर्भीय युग में बनी है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो राजमहल पहाड़ियों और सतपुड़ा क्षेत्र में समान जीवाश्म मिलने का उनका सहसंबंध है। यानी जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ है सतपुड़ा के क्षेत्र में जो, ठीक है, और जो सतपुड़ा का क्षेत्र है, ये दोनों का जीवाश्म में एकदम सेम मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रेडियोमेट्रिक डेटिंग। आइसोटोप विधि के द्वारा चट्टानों की आयु ज्ञात कर उनकी समानताएं जांची जाती है। भारत में धड़ावर श्रेणी के चट्टानों की उम्र इस विधि तय की गई है। यानी जो धड़ावर जो है, ठीक है, श्रेणी के चट्टानों, इसी के आधार पर इसका उम्र की तय किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला हम टॉपिक देखते हैं। भूगर्भ विज्ञान में सहसंबंध से संबंधित चुनौतियाँ। इसके अंदर कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ। भारत में जलवायु और भौगोलिक विविधता के कारण सहसंबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। ये तो बात सही है ना। चट्टानों का अपरदन। तो लाखों वर्ष में अपरदन के कारण चट्टानों की संरचना में बदलाव आ जाता है, जिससे सहसंबंध प्रभावित होता है। यानी इसे अच्छा तरीका से हमें क्या होता है, हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। थोड़ा सा मिलती है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मानव हस्तक्षेप। मानव हस्तक्षेप में इसका क्या कलाकारी है, तो इसी का सबसे बड़ा कलाकारी है। खनन और शहरीकरण के कारण चट्टानों की मूल संरचना प्रभावित होती है, जिससे उनका सही विश्लेषण कठिन हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे आपका अगर हम बात करें, आप इतिहास में पढ़े होंगे कि जो दिल्ली था वो एकदम कह सकते हैं पहाड़ी इलाका था, ठीक है। लेकिन उसको जो कंट्री जब जो कैपिटल बना, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, जब राजधानी बना तो वहाँ पे धीरे धीरे विकास होते गया और पहाड़ और पठार विलुप्त होते चले गए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया है। अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं, इसको हम निष्कर्ष फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सहसंबंध का सिद्धांत भारतीय भूगर्भ विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भूगर्भीय संरचनाएं, खनिज संसाधनों, भू वैज्ञानिक युगों और विवर्तनिक गतिविधियों का अध्ययन संभव होता है। हालांकि विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं और मानव हस्तक्षेप के कारण सहसंबंध स्थापित करने में कई चुनौतियां भी आती है। अतः आधुनिक तकनीकों जैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग और भूवैज्ञानिक मैपिंग का उपयोग करके सहसंबंध को अधिक सटीक बनाया जा सकता है।
जिसे भारत की भूगर्भीय संरचना और गहराई से समझा जा सके। ठीक है, पूर्ण रूप से तो समझा नहीं गया है, फिर भी जितना हम लोग को आवश्यकता है उतना हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसको हम बोले तो VVI, जितना भी इसको बोले VVI ये इसके लिए कम है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका निष्कर्ष हम क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए टॉपर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लेकर आए गए हैं ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 7 का VVI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति, क्रम एवं वितरण का वर्णन करें। यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं, उनका क्या क्रम है, उनका वितरण कैसे है, क्या है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क जो है। ठीक है, तो उसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से याद कर लीजिए। और अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर बैठे और जो जो हम बता रहे हैं उसको लिखते चले, है ना। चलिए देखते हैं हमारा आंसर आज का। लौह अयस्क आयरन ओर, यानी कि ओर को अयस्क हम लोग कहते हैं, अयस्क का इंग्लिश होता है ओर, है ना। भारत के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में से एक है, जिसका उपयोग इस्पात निर्माण, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचों के निर्माण में किया जाता है। भारत लौह अयस्क उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है और यह विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क पाए और यहाँ विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसका विवरण मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में केंद्रित है। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में जो है लौह अयस्क है हमारा, वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्या है, खनिज है, वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ओर है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किस में, औद्योगिक विकास में, चीज़ों के निर्माण में। आजकल हम लोग देखते हैं घर का निर्माण में हुआ, फैक्ट्री के निर्माण में हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ों में, पुल हो गया, ये सब हो गया, बहुत सारी चीज़ों में, रेलवे हो गया, इन सब चीज़ों के निर्माण में क्या चाहिए हमें, लौह अयस्क की आवश्यकता होती है। अगर लोहा ही ना रहे तो आधारभूत उद्योग की स्थापना ही नहीं होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों के का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे देश के विकास में। और ये इसका वितरण कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये तो ये झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और गोवा में पाया जाता है। यानी कि लौह अयस्क का हमें उत्पादन कहाँ कहाँ से मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में हमें लौह अयस्क मिलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति का क्रम। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क को उनके लौह यानी कि Fe की मात्रा के आधार पर 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि किया गया है या किया जा सकता है ना। यानी कि लौह अयस्क आप दे दीजिएगा एग्ज़ाम में, जब भी लिखने जाइएगा तो आप ऐसे करके दे दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, आपका पन्ना भी बचेगा और ये क्या होगा, सुंदर भी लगेगा। यहाँ पे लौह अयस्क लिख दीजिएगा और इनके प्रकार के रूप में आप हेमेटाइट लिख लीजिएगा। मैंने जो भी आगे हम बता रहे हैं उसके बारे में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर के 4 प्रकार का है तो 4 नंबर में ऐसे करके दे दीजिएगा। क्योंकि ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है और आपने ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में क्या होता है, डायग्राम का काफ़ी ही महत्व होता है। और किसी भी एग्ज़ाम में डायग्राम जितना ही बनाकर समझाइएगा, बताइएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर समझता है कि हाँ बच्चा सब चीज़ समझ रहा है ना। एग्जामिनर को ज़्यादा कॉपी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि लौह अयस्क इतने इतने प्रकार के होते हैं, तो एग्जामिनर समझ लिया जाएगा कि हाँ बच्चा को पता है कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, क्या है क्या नहीं है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, कहीं से पढ़ के आया है। नहीं तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले लोग गेस खरीदता है और जाके एग्जाम में बैठ जाता है। तो उनके कॉपी राइटिंग में और आप जब इतना दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके कॉपी राइटिंग में अंतर तो होना चाहिए ना। तभी तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। नहीं तो वो भी आज जाके साग पात लिखे और आप भी जाके साग पात गाना लिख कर आइए तो फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी चीज़ बनाइए उसमें जो भी एक्सप्लेन कीजिए, डायग्राम वगैरह डालिए, है ना। रेड बोल रहे हैं, ब्लैक ब्लू पेन का यूज कीजिए, हेडिंग को क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, है ना। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है ना। क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है और किसी बच्चे के पास, ठीक है, कि हाँ आपको रेड ब्लू पेन का यूज करे या फिर हाईलाइट करे या फिर सब चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं वो आपको एग्जामिनर पे गुड इंप्रेशन बनाती है। और गुड इंप्रेशन अगर बन गया तो फिर तो आपको मार्क्स मिलता ही है ना। चलिए देखते हैं हेमेटाइट। सर्वाधिक उच्च श्रेणी का अयस्क, यानी कि हेमेटाइट जो है सर्वाधिक उच्च श्रेणी का अयस्क है। लोहा की मात्रा इसमें क्या पाई जाती है, 60 से 70% तक पाई जाती है। रंग लाल या भूरे रंग का, ठीक है।
मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। महत्व देखिए ऐसे ही क्या कीजिएगा आप लोग, जो हम बताएं ऐसे करके 4 गो बना दीजिएगा और इसमें लिखिएगा ऐसे ही हेडिंग में हेमेटाइट सर्वाधिक उच्च श्रेणी का अयस्क होता है, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर लोहा की मात्रा, इसमें लोहा की मात्रा 60 से 70% होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल या भूरे रंग का होता है। तो इस तरह से क्या पड़ेगा, इसमें एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एज एक नोट्स की तरह आपका कॉपी दिखेगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा जानता है ना। मुख्य क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र में। इसका महत्व है यह उच्च श्रेणी का लौह अयस्क है और भारत के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा हेमेटाइट से आता है, ठीक है। मैग्नेटाइट उच्च लौह प्रतिशत वाला अयस्क, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें भी लोहा की मात्रा क्या होती है? काफ़ी अच्छी होती है ना। लौह की मात्रा 70 से 72% सबसे उच्च श्रेणी का लौह अयस्क, या इसका रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। मुख्य क्षेत्र इसको कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है ना। महत्व इसका, इस अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं जिससे इसका उपयोग विद्युत उपकरण और स्टील उत्पादन में किया जाता है। यानी कि क्या होता है मैग्नेटाइट में, नाम जिससे ही स्पष्ट है मैग्नेटाइट, मैग्नेट का अर्थ होता है चुंबक, है ना। तो मैग्नेटाइट में क्या होता है? चुंबकीय गुण होता है जिससे क्या होता है, इसका उपयोग विद्युत उपकरणों और स्टील आदि के उत्पादन में किया जाता है ना। लिमोनाइट निम्न श्रेणी का लौह अयस्क, इसमें लोहा की मात्रा क्या होती है? 35 से 50% तक होती है ना। ये काफ़ी निम्न श्रेणी का है ना। इसका रंग पीले या भूरे रंग का होता है। मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और असम में। ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम में पाया जाता है। इसका महत्व यह है कि यह निम्न श्रेणी का अयस्क होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे ही आपको एग्जाम में बस लिखना है कहाँ पाया जाता है, मुख्य क्षेत्र कहाँ है, महत्व क्या है ना। कहानी लिखने से नहीं होगा, आप टॉपिक दीजिए, धड़ाधड़ लिखते जाइए ताकि एग्जामिनर एक लाइन में एकदम धड़ाधड़ पढ़ते जाए। इससे क्या होगा, आपका पन्ना भी बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम में होता है क्या कि आपको पन्ना भी भरना चाहिए, है ना। अगर पन्ना नहीं भरता है तब एग्जामिनर भी तब भी नंबर काट लेता है सब एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको पन्ना भी भरना चाहिए। तो इस तरह से आप लिखिएगा डॉट डॉट करके, तो ऐसे आपका पन्ना भी भरेगा, एग्जामिनर एक लाइन में सब चीज़ पढ़ भी लेगा। गजर बजर लिखते हैं एक लाइन से ऐसे तो फिर एग्जामिनर थोड़ा सा ये हो जाता है, कहाँ कहाँ ढूंढते पड़ेगी, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है क्या, है ना। चलिए, साइडेराइट सबसे निम्न श्रेणी का अयस्क, लौह की मात्रा इसमें क्या 30 से 40% पाई जाती है। मुख्य क्षेत्र इसका है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में। यानी कि ये जो अयस्क है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और झारखंड में पाया जाता है। महत्व इसमें लौह की मात्रा कम होती है इसलिए इसका औद्योगिक उपयोग सीमित होता है, यानी कि बहुत कम ही उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर हेमेटाइट वगैरह ये सब चीज़ों का किया जाता है। मैग्नेटाइट लोहा जो अयस्क है इनका उपयोग किया जाता है ना। भारत में लौह अयस्क का वितरण, भारत में लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ पे है इसको देख लेते हैं। भारत में लौह अयस्क के भंडार मुख्य रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, अगर आप चाहें तो इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिजाइन आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ हम किस डिजाइन में लिखें, या फिर गोला बनाकर ऐसे लिख सकते हैं, गोला बना के 4 गो ये निकाल कर बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पन्ना भरेगा और कम शब्दों में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, है ना। उड़ीसा झारखंड बेल्ट भारत का सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। इसमें है प्रमुख खदानें जैसे सिंहभूम झारखंड में, नोवा मुंडी और बुधबिल सुंदरगढ़ और क्योझर में, यानी क्योझर उड़ीसा में भी पाया जाता है ना। बारबिल और गोनुआ, ठीक है। विशेषता यह उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, यानी कि यहाँ क्या होता है, उच्च गुणवत्ता का क्या पाया जाता है, हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बेल्ट, यानी कि इधर कौन सा पाया जाता है, प्रमुख खदान है बस्तर और दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़, है ना। बैडाडीला खदान, ठीक है, बैडाडीला खदान जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट खदान जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। विशेषता क्या है इसकी, बैडाडीला खदानों से उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट अयस्क निकलना जाता है जिससे जापान और कोरिया को निर्यात किया जाता है, यानी कि जो भी हेमेटाइट अयस्क निकलता है वो जापान और कोरिया में निर्यात कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है ना। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र बेल्ट प्रमुख खदानें बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर कर्नाटक का प्रमुख खदान, गोवा और महाराष्ट्र में बारदीज संगुएम, ठीक है। विशेषता यहाँ उच्च श्रेणी के मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश बेल्ट प्रमुख खदानें तमिलनाडु, सेलम, तिरुनमलाई, ठीक है।
केरल में कहाँ पाया जाता है, कन्नूर में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, गुंटूर और कोडप्पा में पाया जाता है। विशेषता है यहाँ मुख्य रूप से मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन और खपत। उत्पादन कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं। भारत में विश्व में 5 लौह अयस्क उत्पादक देशों में शामिल है। 2022-23 में भारत ने लगभग 250 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया। यानी कि देखिए ये जो फैक्ट है ना, ये जो है 2022-23 का, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं ना, तो इसको बीच में क्या कीजिएगा, इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। और अगर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा काफ़ी अपडेट है। 22-23 का जो है आंकड़ा भी क्या कर रहा है, डाल रहा है। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है इसका ध्यान रखा गया है, ताकि आपको एग्जामिनर के सामने, देखिए हमारे सामने तो आप हीरो बन जाते हैं, कह देते हैं कि हाँ हमको याद है, ये है वो है। ऐसे एग्जाम हॉल में जब जाइएगा ना तो आदमी सब भूल जाता है। तो ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छा से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। याद करके ले जाके एकदम छाप देना है कॉपी, ठीक है। तो ये सब जो आंकड़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ मिलकर भारत के कुल उत्पादन का 70% से अधिक योगदान देते हैं। खपत और उपयोग। इस्पात उद्योग में 90% से अधिक लौह अयस्क का उपयोग होता है। टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील जैसे कंपनियां इसका का प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। रेलवे, ऑटोमोबाइल निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास में इस्पात का प्रमुख योगदान है। निर्यात में, ठीक है। भारत के लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातक लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक है। मुख्य निर्यातक देश जापान, दक्षिण कोरिया। प्रमुख निर्यातक बंदरगाह हैं विशाखापत्तनम, पारादीप, मंगलुरु और गोवा, ठीक है। ये यहाँ से क्या होता है, निर्यात होता है। देखिए ऐसे लिखिएगा ना तो एग्जामिनर को लगे एकदम नया तरीका है, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। कहानी लिखने वाला नहीं चाहिए आजकल के एग्जामिनर को। कथा कहानी से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है क्या चीज़ से, फैक्ट से। बच्चा क्यों कहता है कि बाप रे हम इतना लिख कर आए और हमको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, आप कथा कहानी लिख कर आए थे, फैक्ट लिख कर नहीं आए थे। वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हाँ हम एग्जाम में बहुत लिख कर आए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम लिख कर आए हैं और आपको मार्क्स नहीं आए, तो आप एग्जाम अच्छा लिख कर नहीं आए हैं, बल्कि आप कथा कहानी लिख कर आए हैं। और कथा कहानी से एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, आपको नंबर देता है फैक्ट से, ठीक है। आप भी कल टीचर होकर होइएगा, अगर मान लीजिए कल आप टीचर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो आप क्या देखिएगा कॉपी में, एक बच्चे की कॉपी में क्या देखिएगा, फैक्ट देखिएगा कि कथा कहानी गाना लिख देखिएगा, उस पर नंबर दीजिएगा। आपका खुद हृदय नहीं करेगा। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि हाँ अगर बच्चा फैक्ट लिख रहा है, एक बच्चा फैक्ट लिख रहा है और एक बच्चा कथा कहानी लिख रहा है, तो किसको आप ज़्यादा नंबर दीजिएगा? उसी को दीजिएगा जो फैक्ट लिख रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली सी बात है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित चुनौतियां, ये पढ़ लिए हैं शायद। प्रमुख निर्यातक बंदरगाह विशाखापत्तनम, पारादीप और मंगलुरु और गोवा, है ना। भारत में लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित चुनौतियां, अवैध खनन और पर्यावरणीय समस्याएं। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक में अवैध खनन एक गंभीर समस्या है। खनन के कारण वनों की कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान होता है। खनिज संसाधनों के असमान वितरण। कुछ राज्यों में लौह अयस्क के अत्यधिक भंडार है, जबकि अन्य राज्यों में इसकी क्या है, कमी है। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर बिहार हमारा ले लेते हैं, तो बिहार में लौह अयस्क बहुत कम पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता है ना। तो इस तरह से कहीं कहीं ज़्यादा पाया जाता है। झारखंड वगैरह में चली जाइए तो काफ़ी ज़्यादा लौह अयस्क की मात्रा है, काफ़ी ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है ना। चलिए, भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार का 60% से अधिक केवल 3 राज्यों उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। परिवहन और बुनियादी ढांचे की समस्या। खदानों से इस्पात संयंत्र तक लौह अयस्क पहुंचाने के लिए बेहतर रेलवे और बंदरगाह की आवश्यकता है। वैश्विक बाजार और मूल्य अस्थिरता। यह अयस्क के वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव से भारतीय उद्योग प्रभावित होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, यानी कहने का अर्थ ये वाला लाइन पहले समझा था। लोहा अयस्क के वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव से भारतीय उद्योग प्रभावित होता है। यानी कि देखते हैं कभी कभी लोहा का दाम बढ़ जाता है, कभी कभी लोहा का दाम घट जाता है, तो इससे क्या होता है, भारत का उद्योग जो है प्रभावित होता है। अब हम मान लीजिए 50 रुपया kg हम खरीद कर लोहा का कुछ बना लिया, तब तक पता चला कि लोहा का दाम 30 रुपया kg हो गया। अब आपको कोई उस वक्त आपको 50 रुपया kg देगा? नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। तो इस तरह से क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, जिससे क्या होता है, भारतीय उद्योग जो है या फिर किसी का भी उद्योग प्रभावित होता है ना।
निष्कर्ष, भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है जो देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। हालांकि अवैध खनन, पर्यावरण क्षति और बुनियादी ढांचे की समस्या इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। यदि लौह अयस्क खनन को सतत वैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा जो भारत में लौह अयस्क है उसका काफ़ी विशाल भंडार है, बहुत ज़्यादा भंडार है, ठीक है, जो देश के औद्योगिक और जो है आर्थिक विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग मान सकते हैं कि जानते हैं कि झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कर्नाटक में और गोवा में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क के प्रमुख क्या है, उत्पादक राज्य हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अवैध खनन भी करता है। जैसे हमारे बिहार में बालू पाया जाता है तो देखते हैं हमेशा पेपर में निकलता रहता है अवैध बालू माफिया पकड़ाया, ये हुआ वो हुआ, तो ये अवैध बालू पकड़ाया। तो जहाँ पे जो चीज़ का उत्पादन होता है वहाँ पे थोड़ा सा अवैध खनन भी ज़्यादा होता है, अवैध तरीके से भी कुछ अनलीगल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को क्या है ध्यान में रखा जाता है, उनका बुनियादी ढांचा समस्या पर गहन विश्लेषण करके उनको दूर करके और भी बेटर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि बाबू टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और हम हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर से जुड़िए, और भी अगर आपके फ्रेंड्स सब हो तो उन्हें भी जोड़िए हमारे क्लास से, ठीक है। आपको मात्र 249 रुपया में आपको संपूर्ण क्लास दिया जा रहा है, जिसमें आपको टेस्ट मिल जाता है, PDF मिल जाता है, ठीक है, वीडियो मिल जाता है, लेक्चर, ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, बहुत सारा फैसिलिटी है, आप आराम से ले सकते हैं मात्र 249 रुपये में। इतना कम दाम में कहीं भी आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। टेक केयर, गुड बाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि भारत में राजमहल उच्च भूमि के भौगर्भिक उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी जो भारत में जो राजमहल है, ठीक है, उसके किस प्रकार से उद्भव हुआ, यानी किस प्रकार से जन्म हुआ था, उसी के बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि भारत में राजमहल की उच्च भूमि के भौगोलिक उद्भव पर निबंध लिखे। प्रकाश की जगह पे वहाँ पे निबंध बोल देगा, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये राजमहल इसको नाम क्यों पड़ा और ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो राजमहल उच्च भूमि भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय संरचना है। यह भूभाग मुख्यतः ज्वालामुखीय उदागर के कारण बना है और इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा प्रवाह से हुआ है। यह क्षेत्र भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास, विशेष रूप से गोंडवाना महाद्वीप के विघटन और डेक्कन ट्रैप के निर्माण से गहराई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी इसका जो निर्माण हुआ है वो किस द्वीप से हुआ है, तो गोंडवाना द्वीप से हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। पहला हम लोग टॉपिक डालेंगे कि इसका इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। भूगर्भिक उद्भव का परिचय, यानी इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। राजमहल उच्च भूमि का निर्माण मुख्य रूप से क्रेटेशियस युग में हुआ था, जो आज से लगभग 118 से 105 मिलियन वर्ष पूर्व का समय था। यानी आप समझ सकते हैं कितना पुराना ये राजमहल है, ठीक है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के प्रवाह और तलचट्टी चट्टानों के मिश्रण से बना है। इस क्षेत्र का उद्भव मुख्य रूप से उस समय हुआ जब गोंडवाना महाद्वीप के विघटन की प्रक्रिया चल रही थी और भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका एक दूसरे से अलग हो रहे थे, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे भूगर्भीय विशेषताएं, यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इतना पुराना है तो कुछ तो विशेषताएं होना चाहिए ना, ठीक है। तो चलिए इसका पहला हम लोग देख लेते हैं संरचना और शैल समूह। तो पहला इसका टॉपिक डालेंगे ज्वालामुखीय चट्टानें। राजमहल उच्च भूमि में मुख्य रूप से बेसाल्ट और डोलाराइट पाई जाती है। ये चट्टान ज्वालामुखीय उदागरों के परिणाम स्वरूप बनी और ठंडा होने के बाद ये ठोस रूप में विकसित हुई। यानी कहने का अर्थ है ये पहले लावा में थी, ठीक है, मतलब लिक्विड में थी और बाद में ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से ठोस हो गया, ठीक है। यहाँ पाई जाने वाली चट्टानों को अक्सर राजमहल ट्रैप कहा जाता है, जो डेक्कन ट्रैप से काफ़ी पहले बने थे। उसके बाद हम बात करते हैं तलचट्टी चट्टानें। कुछ क्षेत्र में बलुआ पत्थर, सेल और कोयले के परत भी पाई जाती है, जो इस बात का संकेत देती है कि यह क्षेत्र कभी नदियों और झीलों से घिरा हुआ था। यह गोंडवाना काल की तलछटी अवसाद भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की पुरानी जो जलवायु है और वन संपत्ति के बारे में भी जानकारी देते हैं। जीवाश्मों का अवशेषण, अगला टॉपिक हम लोग डालेंगे। राजमहल पहाड़ियों में कई प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, विशेष रूप से वन संपत्ति जीवाश्म, ठीक है। यहाँ पाए गए जीवाश्मों में
फर्सलेरिया, साइकड्स और ट्रिडोफाइट प्रमुख हैं। ठीक है, इसकी भूगर्भीय क्रियाएं क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इसका हेडिंग ये डालेंगे, लावा प्रवाह और ज्वालामुखीय गतिविधियां। क्रेटियस काल में पृथ्वी के अंदर से बेसाल्टिक लावा निकला और इसने एक विशाल भूभाग को कवर किया। इस लावा का प्रवाह के जमने के बाद राजमहल उच्च भूमि का निर्माण हुआ। यानी ये धीरे धीरे फैलते गया और फैलते फैलते ये क्या हुआ, ये काफ़ी ही ऊंचा हो गया। ठीक है, और ऊंचा हो गया तो ये तो पहले आप जानते हैं लिक्विड में था, अब ये जो लिक्विड में था ये क्या हुआ, ये पूर्ण रूप से ठोस में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा इसका देखते हैं, गोंडवाना महाद्वीप का विघटन। राजमहल उच्च भूमि का निर्माण उस समय हुआ जब भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था। अब इसी से मिला लीजिए ये कितना पुराना है। वैसे आपको हमने टाइम भी बताया है ना। इस दौरान पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में परिवर्तन हुआ है और भारतीय प्लेट अफ्रीका और अटलांटिक से अलग हो गई। तीसरा जो हो जाएगा, नदियों द्वारा अपर्दन। समय समय के साथ इन क्षेत्रों में विभिन्न नदियाँ जैसे गंगा, दामोदर और अजाय ने इसे काटा और वर्तमान भू आकृति विकसित हुई। इससे घाटियां और उच्च भूमि बनी। अब हम देखते हैं राजमहल की उच्च भूमि का वितरण। ठीक है, राजमहल उच्च भूमि के मुख्य रूप से झारखंड के साहिबगंज, पाकुंड और गुड्डा जिला में फैली हुई है। इसके प्रमुख भौगोलिक विस्तार में शामिल है। ठीक है, झारखंड इसका मुख्य भाग है। बिहार के बगल के क्षेत्र में कुछ पाए गए हैं सटे हुए। ठीक है, पश्चिम बंगाल के समवर्ती भाग में थोड़ा सा देखने को मिला है। राजमहल पहाड़ियाँ लगभग 50 से 65 किलोमीटर चौड़ी और 200 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर के बीच है, यानी एक बराबर नहीं है, कहीं ऊंचा है तो कहीं खाल है। ठीक है, आर्थिक महत्व इसका क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राजमहल उच्च भूमि का भूगर्भीय और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। पहला जो हो जाएगा खनिज संसाधन, कोयला भंडार। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई बड़े कोयले खदान स्थित है, जैसे कि राजमहल कोलफील्ड। यहाँ पाए जाने वाला कोयला ऊर्जा उत्पादन और इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ का जो कोयला पाया जाता है ये कहाँ पे जाता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है तथा बिजली उत्पादन जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा दूसरा हमारा बेसाल्ट और डोलाराइट। ये राजमहल क्षेत्र में पाई जाने वाली ज्वालामुखीय चट्टानों का भवन निर्माण, सड़क निर्माण और रेलवे लाइन बिछाने में प्रयुक्त होता है। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा जल संसाधन। इस क्षेत्र में मौजूद जल स्रोत भूजल रिसर्च में सहायता करते हैं। यहाँ कई छोटे छोटे नदियाँ और झीलें हैं जो कृषि और सिंचाई के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, कृषि और जैव विविधता किस प्रकार से है, यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है जिससे यहाँ धान, गेहूँ, मक्का जैसे फसलें उगाई जाती है। राजमहल पहाड़ियों में घने जंगल है जो जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं। यानी कहने का अर्थ है जहाँ भी मतलब भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं है वहाँ पे जंगल है, और जंगल जब होगा तो जैव विविधता का पूर्ण रूप से उसका क्या करेगी, रक्षा करेगी ही। ठीक है, उसके बाद पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व, ये किस प्रकार से महत्व है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यानी कहने का अर्थ है इतना जब पुराना है तो कोई भी देखने को चाहेगा, और जब देखने को चाहेगा तो पर्यटक स्थल वहाँ पे बनेगा ही बनेगा। यह साहिबगंज और पकांडू क्षेत्र पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। यानी इतना पुराना है तो कोई भी पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व तो देगा ही, है ना। तो ये आपको जितना हमने टॉपिक बताया आपको एग्जाम में टॉपिक वाइज टॉपिक ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसका निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष हेडिंग लगाएंगे और इसका फटाफट हम लोग निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। राजमहल उच्च भूमि भारत के भूगर्भीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका निर्माण क्रेटियस युग में ज्वालामुखीय गतिविधियों से हुआ और यह क्षेत्र भारत के गोंडवाना भूखंड के विघटन से जुड़ा हुआ है। यह न केवल भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके कोयला भंडार और खनिज संसाधन भी भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। साथ ही यह क्षेत्र जैव विविधता, जल संसाधन और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी ये कहने का अर्थ है कि यह काफ़ी ही भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है राजमहल का। राजमहल उच्च भूमि का अध्ययन यहाँ पे है हम लोग भूगर्भ विज्ञान, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि इस क्षेत्र के संसाधनों का सतत एवं संतुलित उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 खत्म होता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है।
जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अभी तक ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है और ना ही अपने दोस्तों के पास शेयर किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, बिहार के आप किस जिला से देख रहे हैं, फटाफट अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में मैग्नीज की उपस्थिति, क्रम एवं वितरण की विवेचना कीजिए। यहाँ क्रम होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत में आखिर मैग्नीज कहाँ, किस किस राज्य में कितना प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, उसका क्रम किस प्रकार से है, यानी क्रम करने का अर्थ है कि पहला स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर राज्य कौन सा है, तीसरा स्थान पर राज्य कौन सा है। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और साथ में उसका वितरण, यानी वितरण वो कितना प्रतिशत वो निकालता है और वो किस प्रकार का मैग्नीज पाए जाते हैं। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ मैग्नीज जो पाए, जैसे महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में किस प्रकार का मैग्नीज पाया जाता है, तो वही उसका वितरण यानी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार का भी देखने को मिल सकता है कि भारत में जो है मैग्नीज की उपस्थिति क्रम पर प्रकाश डाले। यहाँ वितरण हटा देगा, सिर्फ बोल देगा क्रम पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे बोल देगा कि भारत में मैग्नीज की उपस्थिति पर एक निबंध लिखें। यानी आपको कंफर्म होना है कि आपको जहाँ भी दिखे मैग्नीज के बारे में भारत में पूछ रहा है, तो फटाक से इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए आंसर में सबसे पहले परिचय लिखेंगे कि मैग्नीज एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है। आप लोग भी जानते हैं, इसका जो हम लोग डिनोट करते हैं, यानी सांकेतिक नाम जो है MN, बड़ा वाला M छोटा वाला N, ठीक है, से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग इस्पात उत्पादन, बैटरियों, रसायनों एवं और विद्युत उपकरणों में किया जाता है। भारत मैग्नीज उत्पादन में विश्व के शीर्ष उत्पादक देश में से एक है, यानी जितना भी देश है उसमें से नंबर 1 पे ये आता है। ठीक है, और इसका खनन मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। यानी हमारे जो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आप इसे अच्छा तरीका से अभी ही दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम इसी राष्ट्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, जहाँ भारत में मैग्नीज पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत में मैग्नीज की उपस्थिति। पहला जो टॉपिक डालेंगे, भूवैज्ञानिक संरचना में स्थान, यानी भारत का जो है भूवैज्ञानिक संरचना के स्थान किस नंबर पे है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैग्नीज मुख्य रूप से भारत की पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है। विशेष रूप से धारवाड़, गुंडाइट और खोंडालाइट श्रृंखला की चट्टानों में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाई जाती है। ठीक है, ये आपको जनरल कंपटीशन के व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन किया भी गया है। देखिए जनरल जो कंपटीशन होता है ना, ये आपको वहीं से पूछा जाता है जो आपने पढ़ा है, लेकिन बच्चे आजकल वो BA को एकदम मतलब बच्चा वाला खेल समझ लिए हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। भले वो जनरल कंपटीशन में पढ़ते 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 पूरा अपना टाइम बर्बाद करते हैं। लोग समझता है ना कि हम शॉर्टकट अपनाएं, लेकिन वो भूल जाते हैं शॉर्टकट अगर सक्सेस पाना है तो शॉर्टकट का कोई भी होता ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, शॉर्टकट कब हो सकता है, जब आपके लिए कोई अगल का मेहनत करे। जैसे शॉर्टकट आपको हम ग्रेजुएशन में हम आपको पढ़ा रहे हैं, मात्र हम आपको 12 क्वेश्चन कराएं या फिर 13 क्वेश्चन कराएं, तो हमने तो मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की है ना आपके लिए, कि पूरा रात भर जग के क्वेश्चन को खोजना, पूरा किताब में से क्वेश्चन को खोजना, उसके बाद उसको क्वेश्चन को खोजने के बाद उसे शॉर्ट तरीका से आंसर तैयार करना है ना। तो आपके लिए हम खड़े हैं ना कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। चलिए यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत में मैग्नीज अयस्क मुख्य रूप से निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं से संबंधित है। पहला जो हो जाएगा हमारा धारवाड़ सुपर ग्रुप, ये कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हो जाएगा गोंडाइट श्रृंखला। ठीक है, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा हमारा खोंडालाइट। ठीक है, खोंडालाइट श्रृंखला ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा हो जाएगा हमारा सिंधु गंगा मैदानी जमा, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ अवशेष भंडार यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं मैग्नीज अयस्क के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मैग्नीज। ठीक है, यानी मैग्नीज जो अयस्क है उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग उसको विभाजित करते हैं। भारत में पाए जाने वाले मैग्नीज अयस्क मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। पहला जो हो जाएगा हमारा, यानी मैग्नीज जो भारत में पाए जाते हैं उसके प्रकार के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, पहला जो हमारे भारत में पाया जाता है मैग्नीज पाइरोलुसाइड। ठीक है, जिसे हम लोग साइंटिफिक यानी रासायनिक इसका नाम क्या है, MnO2, इसका ये सूत्र है। ठीक है, उच्च ग्रेड का मैग्नीज अयस्क मुख्य रूप से इस्पात निर्माण में उपयोग ये होता है। ठीक है, यानी इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये उच्च ग्रेड मैग्नीज अयस्क जैसे इस्पात निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो हो जाएगा हमारा साइरोमिलेन। ठीक है,
इसका जो है आपको यहाँ फार्मूला है, आपको अगर फार्मूला याद हो जाता है ठीक है तो अच्छा बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। इसमें मिश्रित ऑक्साइड अयस्क होता है। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा हमारा ब्राउन नाइट, इसमें सिलिकेट युक्त मैग्नीज है। चौथा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्रिप्टोमेलिन, ठीक है। ये अन्य मिश्रित ऑक्साइड अयस्क इससे बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में मैग्नीज का वितरण, यानी किस राज्य में कितना प्रतिशत पाया जाता है मैग्नीज, उसी के आधार पे हम लोग बांटेंगे पहला, दूसरा और तीसरा चौथा नंबर पे, ठीक है। भारत में मैग्नीज के प्रमुख भंडार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी इसके मतलब 5वां नंबर पे कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए पहला राज्यवार वितरण देखते हैं, पहला स्थान पे कौन है तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कि पूरा मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, यहाँ कुछ ही जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो हो जाएगा पहला जो हो जाएगा बैतूल, दूसरा बालाघाट तथा तीसरा जो हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के 3 जिले में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वैसे वैसे ही क्रम में लिखने का प्रयास कीजिएगा, अगर एग्जाम में याद हो जाए तो, ठीक है। आपके पास अभी भी टाइम है, आप अच्छा तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बस आपको किसी तरीके से ये सारे प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए। आपका एग्जाम कर है ना, अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य इसका है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। यहाँ किस प्रकार की ग्रेड मैग्नीज पाई जाती है तो यहाँ पे उच्च ग्रेड का मैग्नीज पाया जाता है, यानी पहला स्थान है तो अच्छा ही क्वालिटी का ही मैग्नीज पाया जाता होगा, है ना। चलिए दूसरा हम देखते हैं महाराष्ट्र, इसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है मैग्नीज तो 25%, यानी 25% पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा राज्य प्रथम है तो भंडारा है, नागपुर है तथा चंद्रपुर, यहाँ पे 3 जो जिला है यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ गोंडाइट श्रृंखला के मैग्नीज अयस्क मिलते हैं। प्रमुख खदानें खापा, गोदिया तथा कुलारी यहाँ पे के प्रमुख खदानें हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में किस किस जिला में पाया जाता है तो क्योंझर है, सुंदरगढ़ है तथा कटक है, इस जिला में पाया जाता है मैग्नीज, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये क्या होता है, इसकी गुणवत्ता, यहाँ उच्च गुणवत्ता का पायरोलुसाइड अयस्क पाया जाता है। चलिए अब प्रमुख खदानें के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो काली पहाड़, ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है बालाडीला तथा तीसरा नंबर पर जो आता है वो धेनक नाग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कितना प्रतिशत पाया जाता है मैग्नीज तो मात्र 10%, ठीक है। आइए उसका भी जिला देख लेते हैं, कौन कौन से जिला में कितना पहला नंबर दूसरा नंबर है, ठीक है। पहला जो हो जाएगा हमारा बेलारी, दूसरा हो जाएगा उत्तर कन्नड़ तथा तीसरा जो हो जाएगा हमारा चिंकम मंगलूर, ठीक है। इसमें धड़वार सुपर ग्रुप की चट्टानों में मैग्नीज अयस्क पाया जाता है, ऊपर ही हम लोगों ने देखा था, ठीक है। 5वां नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, जो सबसे कम पे आता है, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है मात्र 4% ही मैग्नीज पाया जाता है। इसकी अगर हम जिला की बात करें तो कडप्पा तथा विशाखापट्टनम जो है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ खोंडा लाइट श्रृंखला में मैग्नीज का भंडार मिलते हैं तथा 6ठा नंबर पे जो है वो छोड़ा मोड़ा जो है वो इसमें आपको 10% मिलते हैं। तो इसमें देखिए कौ राज्य मिलकर बनता है, पहला जो हो जाएगा राजस्थान, गोवा, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी 4 राज्य मिलकर 10% ये मैग्नीज जो है उत्पन्न करती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन सा जिला है, ठीक है, क्योंकि मात्रा बहुत ही कम है। तो राजस्थान में जो हो जाएगा आपका बंसवाड़ा में पाया जाता है। झारखंड की अगर बात करें तो श्रीभूमि में पाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दुर्ग जिला में पाया जाता है, ठीक है। इसमें सीमित मात्रा में क्या पाया जाता है, एकदम मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। ऊपर हम लोग देखें 27% पाया जाता है, एक में 27% पाया जाता है और इसमें 4 राज्य मिलकर 10%, यानी अगर हम बात करें तो 2.5% होगा, 2% होगा, है ना। इस प्रकार 3% भी हो सकता है, तो उतना से क्या होगा, है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खनन क्षेत्र, भारत में मैग्नीज खनन के कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं जो अभी एक्टिव है। तो पहला जो हो जाएगा हमारा मोह पानी खदान, जो मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान इसी को कहा जाता है। खापा और कुलारी खदान महाराष्ट्र में जो है, जो उच्च गुणवत्ता वाले अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो है पहला जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो बहुत ही मैग्नीज वहाँ से उत्पाद होता है। लेकिन अगर हम क्वालिटी वाला मैग्नीज की बात करें तो महाराष्ट्र से निकलता है। तीसरा जो हो जाएगा हमारा काली पहाड़ खदान, जो उड़ीसा में है, यहाँ उच्च ग्रेड के मैग्नीज उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, भारत में मैग्नीज का आर्थिक महत्व, यानी किस प्रकार से भारत की आर्थिक महत्व में, यानी अपना आर्थिक जो है स्थिति, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इसका योगदान है, ठीक है। चलिए इस्पात उद्योग में उपयोग, भारत में उत्पादित मैग्नीज का 85 से 90% इस्पात निर्माण में उपयोग किया जाता है। यानी जो भी इंडस्ट्रियल वगैरह है तो वहाँ पे जो भी इस्पात वगैरह बनता है, यानी कहने का अर्थ है कि फैक्ट्री में जितना भी सामान बनता है 85 से 90% इसका उपयोग किया जाता है इस्पात का, ठीक है। यह स्टेनलेस स्टील और मिश्र धातु स्टील का निर्माण में आवश्यकता होता है, ठीक है, आवश्यक होता है या फिर आवश्यकता इसकी पड़ती भी है ना। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद चलिए आगे हम देखते हैं बैटरी और रसायन उद्योग में इसका उपयोग। मैग्नीज का उपयोग ड्राई सेल बैटरियों और पेंट और कांच और फर्टिलाइजर उद्योग में भी किया जाता है, ठीक है। यह ऑक्सीकरण कारक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। जो तीसरा जो हो जाएगा यानी कहने का अर्थ है इसका यूज क्या है यहाँ पे देख रहे हैं लोग, ठीक है। निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन। भारत मैग्नीज का निर्यात चीन, जापान, अमेरिका और यूरोप में करता है, जिससे पैसा मिलता है, ठीक है। मैग्नीज निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, यानी कहने का अर्थ है हम आगे ही बताएं कि इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो अर्थव्यवस्था आप देख ही सकते हैं, ये इतना यहाँ पे होता है कि हमारा दूसरे देश में भी ये जाता है मैग्नीज, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं रोजगार और औद्योगिक विकास। मैग्नीज खनन उद्योग भारत में हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इससे सहसंबद्ध उद्योगों जैसे इस्पात संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रियल का विकास होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला टॉपिक डालेंगे चौथा, भारत में मैग्नीज उत्पादन की चुनौतियाँ, यानी कौन कौन सी वो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। ऐसा बात थोड़ी है कि ज़मीन कौन दी है आपको मैग्नीज मिल गया, वैसे अगर होता तो सारे लोग ऐसे ही करते, नहीं हम भी ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका प्रक्रिया होता है तब जाके मैग्नीज निकलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इसका पहला टॉपिक डालेंगे घटते भंडार और खनन समस्याएं। उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नीज अयस्क का भंडार सीमित हो रहे हैं, यानी जो क्वालिटी वाला है उसका काफ़ी ही लोग यूज कर रहे हैं, तो यूज करेंगे तो ख़त्म ही होगा ना। हर एक चीज़ हमारे जो प्रकृति हमें जो दी है वो लिमिट दी है, ऐसा नहीं कि आप उसका अनलिमिटेड यूज कीजिएगा, नहीं। अयस्कों में मैग्नीज की घटती मात्रा उत्पादन को प्रभावित कर रही है। उसके बाद दूसरा जो हम डालेंगे पर्यावरणीय समस्या है। मैग्नीज खनन से वनों की कटाई, जल प्रदूषण और मिट्टी अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। खाना बंद होने के बाद पुनर्स्थापना की प्रक्रिया धीमी है। उसके बाद तीसरा जो डालेंगे तकनीकी चुनौतियाँ। तकनीकी चुनौतियाँ भी सबसे बड़ी ये है, कम गुणवत्ता वाले मैग्नीज अयस्कों का शोधन करने के लिए उन्नत तकनीकों की आवश्यकता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कम प्रकार का अगर मैग्नीज भी निकल रहा है, यानी हमको चाहिए अच्छा क्वालिटी वाला, और नॉर्मल क्वालिटी वाला अगर हमको मिल रहा है तो हम उसमें क्या इम्प्रूव लाएं ताकि वो अच्छा वाला मैग्नीज जो है, ठीक है, उसका वो कंपेयर में बैठे, ठीक है। भारत को अधिक आधुनिक खनन और अयस्क शोधन तकनीकों को अपनाना होगा, यानी इस पर जो आत्मनिर्भरता है उसको थोड़ा सा कम करना होगा और उसे दूसरा जो अयस्क है उस पर थोड़ा सा निर्भर होना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से इस प्रश्न को समझा है। अब इसका हम लोग आखिरी तौर पे है निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं, और एग्जाम में देखिए, एग्जाम में जरूर निष्कर्ष लिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपको टॉपिक देखता है और आखिरी में आपका जो होता है निष्कर्ष पढ़ लेता है, ठीक है। तो निष्कर्ष अच्छा तरीका से लिखेंगे, ठीक। भारत मैग्नीज उत्पादन में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है और इसका इस्पात उद्योग तथा अन्य उद्योगों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है, ऊपर हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाला मैग्नीज भंडार सीमित हो रहे हैं, इसलिए सतत खनन तकनीकों और पुनर्चक्रण पर ध्यान देने के लिए आवश्यक है। भारत को अपने खनन नीतियों को और अधिक कुशल और पर्यावरण समस्त बनाकर मैग्नीज संसाधनों का दीर्घकालिक दोहन सुनिश्चित करना चाहिए। यानी निष्कर्ष में होता क्या, हम आपको बता दें, निष्कर्ष में वही होता है जो ऊपर आप लिखे हैं। तो निष्कर्ष में यहाँ पे आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं यहाँ पे सारे निष्कर्ष में कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप भी लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लिया गया है क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब बताइए, आपको इतना मोटा किताब में से आपको मात्र 12 से 13 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, याद नहीं कर पाइएगा, तो फिर कीजिएगा क्या, कब तक देह चोरई से काम चलेगा, है ना। तो देह चोरई नहीं करना है, पूरा एकदम रगड़ के पढ़ना है। और आपको टारगेट लेना है कि मुझे जो ज्योग्राफी है या फिर जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, हमको सारे 90+ नंबर लाना है। एकदम पागल की तरह पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए एकदम मन लगा के, ठीक है। इसको किसी तरीक़ा से आप सूत के वीडियो देखिए, उठ के वीडियो देखिए, कहीं भी रहिए वीडियो देखते रहिए और आप किसी तरीके से आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, हिमालय के भौगोलिक उद्भव का विश्लेषण कीजिए। यानी बताना है कि हिमालय का किस प्रकार से भौगोलिक उद्भव हुआ था, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि हिमालय के भौगोलिक उद्भव पर प्रकाश डाले, यहाँ विश्लेषण हटा देगा, प्रकाश डाले, या फिर आपको बोल देगा कि निबंध लिखने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको बस कॉन्सेप्ट ये क्लियर लेकर चलना है कि हमसे हिमालय के भौगोलिक उद्भव के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम इसका आंसर फटाक से हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं, अब हम इसका आंसर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर सबसे नवीन और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से हुआ और आज यह ऊंचा उठ रहा है। क्यों?
क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा उसको प्रेस कर रहा है। हम आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हिमालय न केवल भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एशिया की जलवायु और जल संसाधनों और जैव विविधता पर भी गहरा प्रभाव डालता है। चलिए पहला हम लोग टॉपिक डालेंगे हिमालय के भौगोलिक उद्भव की पृष्ठभूमि, यानी बताना है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हिमालय का निर्माण मुख्यतः टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों से ही उससे हुआ, यानी टेक्टोनिक जो प्लेट था वो टकराया हुआ था, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ। यह पेलियोजोइक, मेसोजोइक तथा तीसरा जो था वो सोनोजोइक युगों के दौरान भूगर्भीय परिवर्तनों का परिणाम है। यानी ये 3 जो है ये आपका क्या है, युग है, ठीक है। यह लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना लैंड था, जिसमें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और अंटार्कटिका शामिल थे। 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ और भारतीय प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगी। यह गति लगभग 15 सेमी प्रति वर्ष थी, यानी 15 सेंटीमीटर वो खसकती थी, ठीक है। 10 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टेथिस सागर था, ठीक है। भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर बढ़ने से यह सागर धीरे धीरे संकुचित होने लगा, यानी सिकुड़ने लगा। और जैसे आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये प्लेट तैर रहा है, यहाँ पे ये तैर रहा है, और यहाँ पे ये नदी है। तो ये हुआ क्या कि ये धीरे 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 बढ़ रहा है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे बढ़ने से ये क्या हुआ, इस तरीक़ा से आपका हिमालय का निर्माण होने लगा। एक बार ये टकराया और ऐसे, अब जैसे मान लीजिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, दोनों एक साथ होगा तो नीचे तो नहीं जाएगा ना, ये ऊपर ही ना जाएगा, समझ रहे हैं। इस प्रकार से आपको जाएगा, देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हिमालय का ये हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसमें टेथिस सागर की तलछटी चट्टानों संकुचित होकर ऊपर उठने लगी और हिमालय का निर्माण हुआ। आज भी हिमालय का लगभग 5 मिमी प्रति वर्ष की गति से ऊंचा हो रहा है, यानी यहाँ पे आज भी 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ ही रहा है। तो ही तो कह रहे हैं, पहले 8,848 था, अब ये 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है, ठीक है, यानी 50 हो गया है। तो यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे तो बढ़ रहा है ना। तो वो जब बढ़ रहा है मिलीमीटर में, तो वहाँ पे भी सेंटीमीटर में बढ़ेगा, है ना। चलिए यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा टॉपिक जो डालेंगे, हिमालय के भूगर्भीय निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय प्लेटों की गति। भारतीय प्लेट की गति बहुत तेज थी और यह यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद इसके नीचे धंसने के बजाय मुड़ने लगा, यानी ऐसे खड़ा होने लगा, ठीक है। इस टक्कर के कारण टेथिस सागर की तलछटी चट्टानें संकुचित होकर विशाल पर्वतीय श्रृंखला में बदल गई, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके बताए ही हैं, और यहाँ पे ये था, तो वहाँ पे हुआ क्या, जो टेथिस सागर था, ठीक है। तो यहाँ पे जब टकराए तो ये टेथिस जो सागर था ये आपको इस तरीक़ा से उसमें जितने भी थे कण वगैरह, पत्थर वगैरह, आपको इस प्रकार से देखने को मिला। और ये जो प्लेट टकराए तो उससे भी ये हुआ, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं वलन और भ्रंशन की प्रक्रिया। टेथिस सागर के अस्वादी निक्षेप संकुचित होकर वलित हो गए और धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ। इस टक्कर में भ्रंश भी बने, जिससे हिमालय के विभिन्न भागों में असमान ऊंचाई पाई जाती है। यानी कहीं आप देखते होंगे कि कहीं ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है और कहीं ऊंचाई क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो इसका मुख्य क्या कारण है, तो भ्रंश का ही मुख्य इसका कारण है, ठीक है। तीसरा जो हम टॉपिक डालेंगे, हिमालय का निरंतर उठाव। भारतीय प्लेट अब भी उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। यह प्रक्रिया भूकंपों और भूगर्भीय गतिविधियों को जन्म देती है। तीसरा जो टॉपिक डालेंगे, हिमालय का संरचनात्मक विभाजन। यानी संरचनात्मक विभाजन कितने प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी हैं एक जैसा बराबर नहीं है कि ऐसा है कि 8,850 मीटर है तो आपको ऐसे ही एकदम यहाँ पे होगा, वैसे नहीं है। आपको इस प्रकार से है, कहीं ऊंचा है, कहीं उससे भी थोड़ा सा नीचा है ना, तो उस प्रकार से यहाँ पे है। तो उसी को 4 भागों में इसे हिमालय को विभाजित किया गया है। जो पहला जो हो जाएगा तिब्बती हिमालय, ठीक है। यह हिमालय सबसे उत्तरी भाग है और इसे टेथिस हिमालय भी कहा जाता है, यानी इसे टेथिस हिमालय के भी नाम से ये प्रसिद्ध है। कौन, ये तिब्बत हिमालय, ठीक है। यह पुरानी तलछटी चट्टानों और जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी इसमें ये जो पर्वत है इसमें क्या, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं तथा जो तलछटी चट्टान है ये इसमें पाए जाते हैं। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा और बंजर है, यानी ये काफ़ी शक्तिशाली है। दूसरा जो है आपका दूसरा टाइप का महान हिमालय, ये दूसरा टाइप है हिमालय का, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसमें दुनिया की सबसे ऊंचा चोटियाँ शामिल है, जैसे माउंट एवरेस्ट जिसका 8,848.86 मीटर है,
और कंचनजंगा है। ठीक है, यहाँ मीटर में है, यहाँ पे देखिए 86 दिया हुआ है ना, तो इसका कारण क्या था, आपकी जो किताब में जो दिया था, ठीक है, आपका मैं गेस्ट पेपर का बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका किताब दिया हुआ है तो ये उतना ही दिया हुआ है, इसलिए हम इसका डाटा इतना ही हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप मानिएगा कि नहीं यहाँ पे इतना ही क्यों लिखे हैं। ठीक, यह क्षेत्र मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, यानी इसका जो निर्माण हुआ है, यानी ये किस प्रकार का ये पर्वत है, तो ये क्या है, आग्नेय रूप से ये चट्टान बना हुआ है। तीसरा जो हो जाएगा लघु हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यह महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। यह शिलांग, मंसूरी और नैनीताल जैसे पर्वतीय नगर स्थित है। यानी ये जो नैनीताल कितने लोग गए भी होंगे, है ना, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लघु हिमालय का ही एक छोटा सा भाग लघु हिमालय है, और इसी के कोख में जो है ये लघु हिमालय बसा हुआ है, यानी नैनीताल इसके अंदर बसा हुआ है। ठीक है, बराह हिमालय के बारे में देखते हैं। इसे शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। यह सबसे नवीन और सबसे नीची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यह हिमालय के तलहटी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ नदियों के द्वारा लाई गई तलछटी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जो चौथा हो जाएगा हिमालय के भूगर्भीय महत्व, इसमें हम लोग देखते हैं इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो इसके महत्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भूकंपीय गतिविधियाँ, तो हिमालय एक भूकंप प्रवण क्षेत्र है क्योंकि यह दो टाइटैनिक प्लेटों के संयोग से स्थल पर स्थित है। 2015 में नेपाल में आए भूकंप जैसे कई बड़े बड़े भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आते रहते हैं, यानी जहाँ पहाड़ है तो वहाँ तो भूकंप आएगा ही। कारण क्या है कि नीचे से वो प्लेट अभी थोड़ा थोड़ा टकरा के बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा हो जाएगा हमारा जलवायु पर्यावरण पर प्रभाव। हिमालय एशिया की जलवायु को नियंत्रित करता है और मानसून पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, यानी इसका भी मौसम पे काफ़ी ही ये है कमांड है। यह भारत की नदियों के स्रोतों के रूप में कार्य करता है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसे प्रमुख नदियाँ निकलती है। यानी हिमालय से ये सारे नदियाँ, जितने भी नदियाँ हैं निकलती है, ये हिमालय से ही निकली है। यहाँ पे आपको जलवायु नियंत्रण का अर्थ ये समझ रहे हैं, यहाँ की जैसे बारिश होना, ठंडा मौसम लगना, है ना, तो यहाँ पे ये सब इसका कौन सा कारण है, ये हिमालय के कारण से ही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो डालेंगे हेडिंग खनिज और प्राकृतिक संसाधन, यानी यहाँ इतना बड़ा पहाड़ है तो कुछ तो उसे होना चाहिए ना, खनिज वगैरह। तो इसमें आइए देखते हैं कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में चूना पत्थर, अवरक, तांबा, कोयला और अन्य खनिज पाए जाते हैं। यहाँ की घाटियाँ और जल संसाधन कृषि और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे जो पाया जाता है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो चूना हो गया, पत्थर हो गया, है ना, तांबा वगैरह, कोयला वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो नदियाँ जो निकलती है, तो उसे नदियाँ से आप लोग उसे डैम बनाकर आप लोग उसे क्या कीजिएगा, बिजली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें प्रॉफिट देता है। उसके बाद पांचवा जो डालेंगे पारिस्थितिक और जैव विविधता। हिमालय दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हिम तेंदुआ, लाल पंडा, कस्तूरी मृग जैसे दुर्लभ प्राणी पाए जाते हैं। यानी जो मतलब कहने का अर्थ है, जो एकदम लोग कहते हैं ना कि इसका नामो निशान मिट चुका है, यानी विलुप्त हो गया है, लेकिन वहाँ पे जो है वहाँ पे पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, कारण जानते हैं, वहाँ पे क्योंकि मनुष्य जाता ही नहीं है, जाता भी है तो एकदम लिमिट में जाता है। जहाँ मनुष्य नहीं रहेंगे वहाँ तो जानवर बढ़ेंगे ही, है ना। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आखिरी अपना स्टेप देख लेते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में आइए देखते हैं ऊपर हम लोगों ने क्या क्या देखा, उसी के बारे में हम लोग निष्कर्ष में हम लोग लिखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के संयोग के कारण हुआ। यह पर्वत श्रेणी आज भी ऊंची हो रही है और इसके कारण भूकंप जैसी भूगर्भीय घटनाएं घटित होती रहती है। हिमालय न केवल भारत की भौगोलिक संरचना को प्रभावित करता है, बल्कि यह जलवायु, पारिस्थितिक और आर्थिक संसाधनों का भी प्रमुख स्रोत है। इसके सतत अध्ययन से हमें पृथ्वी की भूगर्भीय प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में क्या होता है, सहायता मिलती है। तो इसी के साथ ये ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 7 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर में, यानी जीएस पेपर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक बार और मैं कह दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी से ही आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देखेंगे। ठीक है।